5 दिसंबर 1914 को साउथ जॉर्जिया से 28 आदमी, 69 कुत्ते और एक बिल्ली एक विशाल जहाज में बैठकर अंटार्कटिका की तरफ रवाना होते हैं। उनका मकसद था कि पहले अंटार्कटिका तक पहुंचना और फिर पूरे कॉन्टिनेंट को पैदल ही पार करना। लेकिन मिशन के ठीक एक महीने बाद समुद्र में एक बहुत भयंकर तूफान आया और उनका जहाज एक पैक आइस में जकड़ गया। पैक आइस असल में बर्फ का एक विशाल हिस्सा होता है जिसमें शिप अटक जाता है और वही बर्फ उन लोगों और जानवरों के लिए एक डरावनी मुश्किल बन जाता है। वो शिप लगभग 10 महीने तक पैक आइस में फंसा रहा, फिर कुछ ही दिनों बाद वो अचानक से डूब गया, लेकिन सभी आदमी अभी तक जिंदा थे। अंटार्कटिका में दिसंबर के महीने में -60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है और ये लोग उसी जगह फंस गए थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां भूल कर भी ना कोई जहाज जाता है और ना कोई प्लेन, और मौत उन्हें सामने नजर आने लगती है। जहाज के डूबने से पहले उन्होंने जितना भी खाने पीने का सामान और बचाव का सामान था सब निकाल लिया था। उनके पास 3 छोटी बोट्स थी, लेकिन 80 फीट तक ऊंची समुद्री लहरों के बीच वो ज्यादा देर तक चल नहीं सकती थी। उनके पास खाना भी बहुत कम था और यहीं से उनकी दर्दनाक सर्वाइवल शुरू होती है। ये है अर्नेस्ट शेकलटन और उनके क्रू मेंबर्स के एक दिल दहला देने वाली कहानी। आइए जानते हैं उनके इस असाधारण जीवन बचाव के कहानी को आज के इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है सन 1911 में, जब अर्नेस्ट शेकलटन, जो कि एक एंग्लो आयरिश एक्सप्लोरर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को पैदल चल के पार करेंगे। जब पूरी दुनिया को ये बात पता चला तो दुनिया भर के लोग इस मिशन में दिलचस्पी लेने लगे। शेकलटन के पास पूरे 5000 लोगों के एप्लीकेशंस आए, पर उन्होंने सिर्फ 28 लोगों को सिलेक्ट किया और इस मिशन का नाम रखा गया इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिका एक्सपेडिशन। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें करीब 10,000 यूरो दिए, जो कि आज के हिसाब से लगभग 13 लाख यूरो के बराबर है। तो अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों ब्रिटिश सरकार ने इतना बड़ा अमाउंट शेकलटन को देने के लिए तैयार हो गए। तो असल में शेकलटन कोई मामूली एक्सप्लोरर नहीं थे। इससे भी पहले वो 2 सक्सेसफुल अंटार्कटिक मिशंस कंप्लीट कर चुके थे। 5 दिसंबर 1914 को उनका सफर HMS एंड्योरेंस शिप के जरिए साउथ जॉर्जिया से अंटार्कटिका के लिए शुरू होता है। ये जहाज खास करके पोलर रीजन्स के लिए ही बनाया गया था, जो कि मोटे बर्फ के टुकड़े को काट कर आगे बढ़ सकता था। सब कुछ सही चल रहा था। इस जहाज ने अपना पहला 1000 माइल्स का सफर अच्छी तरह तय किया, लेकिन जब अंटार्कटिका करीब 100 माइल दूरी पर था, जहाज ने वेडल सी में एंटर करता है और वहां उन्हें पैक आइस मिलता है, जो कि इतनी गहरी थी कि आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। 18 जनवरी को एक भयानक तूफान आई और बर्फ ने जहाज को हर तरफ से घेर लिया। क्रू मेंबर्स ने बर्फ तोड़ने का प्रयास किया, पर सफलता नहीं मिली। अब 14 फरवरी को एक पानी का रास्ता दिखा, लेकिन वो भी 121 फीट तक बर्फ से घेरा हुआ था और तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। 27 अक्टूबर 1915 को प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि शिप का राडर और किल पूरी तरह टूट गया और शिप में पानी घुसने लगा और आखिरकार शिप पूरी तरह डूब गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर उन्होंने 10 महीने तक जिंदा रहने के लिए जुगाड़ कैसे किया। जब जहाज अटक गया था तब उन्होंने बर्फ पर ही अपना कैंप लगाया। पहले कुछ दिनों तक वो लोग सील और पेंगुइन का शिकार करके अपना गुजारा करते रहे, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आया तो सभी जानवर दिखना बंद हो गया और उनका खाना भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। तब शेकलटन ने फैसला लिया कि सबसे कमजोर कुत्तों को मारकर उनका मांस खाया जाए। कुत्तों का इस मिशन में सबसे बड़ा योगदान था, क्योंकि वो स्लेड खींचने में और शिकार करने में मदद करते थे। इन मुश्किल हालातों के बीच भी उन्होंने साइंटिफिक काम को जारी रखा, जैसे कि मौसम और बर्फ के गति को रिकॉर्ड करना। उनका रूटीन था कि वो एक्सरसाइज करे, गेम्स खेले, गाना गाए और किताबें पढ़े, ताकि उनका मनोबल कहीं टूट ना जाए। कई बार क्रू के बीच टेंशन हो जाता था, लेकिन शेकलटन
सैक्लेटन अपने समझदारी से सब कुछ शांत कर देते थे। उन्होंने टीम की एकता बनाए रखने के लिए लगातार मीटिंग्स और चर्चाएं जारी रखी। जब जहाज बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था तब उन्होंने ये तय किया कि बर्फ पर कैंप बनाया जाए और यही था उनकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। कुछ ही दिनों के अंदर उनका शिप पूरी तरह डूब गया, पर जहां वो लोग कैंप बनाया था वो बर्फ पानी में तैर रही थी और धीरे धीरे वो एक आइलैंड के पास पहुंच गए और इस आइलैंड का नाम था एलिफेंट आइलैंड। उनके पास करीब 3 लाइफ बोट्स थी, जेम्स कैर्ड, डडली डॉकर और स्टैनकॉम विल्स, और यही बोट्स में बैठकर वो लोग एलिफेंट आइलैंड तक पहुंच गए। 15 अप्रैल 1916 को लगभग 497 दिन गुजरने के बाद उन्होंने जमीन पर अपना पैर रखा और वहां पॉइंट वाइल्ड नाम का एक कैंप बनाया गया। अब 20 अप्रैल 1916 को सैक्लेटन ने कहा कि वो जेम्स कैर्ड बोट लेकर साउथ जॉर्जिया जाएंगे, जो कि थी लगभग 1227 किलोमीटर की दूरी। उन्होंने अपने साथ सिर्फ 4 हफ्तों का खाना लिया और अपने क्रू मेंबर से ये कहा कि अगर 4 हफ्ते बाद हम नहीं पहुंचे तो इसका मतलब ये समझ लेना कि हम जिंदा नहीं है। सैक्लेटन ने अपने साथ 5 लोगों को लिए, फ्रैंक वर्सली, टॉम क्रेन, जॉन विंसेंट, टिमोथी मैककैर्थी और हैरी मैग्नस। जेम्स कैर्ड बोट को स्पेशली मॉडिफाई किया गया था और इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए इसमें सील के खून का इस्तेमाल किया गया था। 24 अप्रैल 1916 को उन्होंने साउथ जॉर्जिया की तरफ अपना यात्रा शुरू की, एक ऐसी रूट जहां 80 फीट तक की लहरें आती थी। सफर के पहले 2 दिन एकदम ठीक था, लेकिन फिर ड्रेक पैसेज में मौसम पूरी तरह बिगड़ गया। जहां एक तरफ कुछ लोग बोट से पानी निकाल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बोट का संतुलन बनाए रखे। उनके पास खाना बहुत ही कम था, बिस्किट्स, कैन्ड मीट, चीनी, मिल्क पाउडर, चॉकलेट्स, जिसे उन्होंने बहुत ही संभाल कर इस्तेमाल किया। लगभग 17 दिन के बाद 10 मई 1916 को उनकी बोट साउथ जॉर्जिया के साउदर्न कोस्ट तक पहुंच गई। सैक्लेटन, वर्सली और क्रेन ने वहां से 36 घंटे का ट्रैक किया और एक व्हेलिंग स्टेशन पर पहुंचकर मदद मांगी, और जो 22 लोग एलिफेंट आइलैंड पर थे उनको बाद में सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। इस मिशन का सफलता का पूरा क्रेडिट जाता है फ्रैंक वर्सली को, जिनकी नेविगेशन स्किल्स ने इस मिशन को सफलता की ओर पहुंचा दिया। सैक्लेटन और उनके क्रू मेंबर ने जो कर दिखाया वो एक मिसाल था और उन्हें एक ग्रेट लीडर के रूप में याद किया जाता है। ये कहानी है उम्मीद और हिम्मत की, क्योंकि जहां इरादा सही हो वहां रास्ता अपने आप खुलता जाता है।